इस समय पे आप मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप देख ही रहे हो मेटल्स को प्राइसेस कहां पे जा रहे हैं। जब भी किसी भी इंसान के लगातार अपने परिवार में, अपने कुटुंब में या अपने डोमेन में लोगों से झगड़े होते जा रहे हैं, तो इसको दो तरीके से देखना चाहिए। कोई भाव बता रहा है कि आपको फॉरेन जाके सेटल होना है। कोई भाव बता रहा है कि आपको हमेशा शादी के बाद ही किस्मत जगेगी, उससे पहले लगा लो जोर। उस वजह से भी राहु और केतु के बारे में लोगों में बड़ा भ्रम, बड़ा डर फैला हुआ है। तो इसको समझना है ना, तो राहु केतु को आप समझ लीजिए। ये चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का जबरदस्त उपाय है। एस्ट्रो दिवा के इस नए पॉडकास्ट पर आप सबका स्वागत है। जिंदगी में ऐसे कई सवाल होते हैं जहां हमें क्लैरिटी चाहिए होती है। हम अलग अलग जगह से सुनते हैं, पढ़ते हैं और हमें लगता है कि काश कहीं से कोई गाइडेंस मिल जाए। आज के इस पॉडकास्ट पर हमने कई सारे इन सवालों को कवर करने की कोशिश की है। आज हम मॉडर्न लाइफ के चैलेंजेस से लेकर आपका करियर, ग्रहों की दशा, रिलेशनशिप्स, राहु केतु, साढ़े साती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम हर ग्रह की उस मास्टर रेमेडी के बारे में भी बात करेंगे जो आपके जीवन में बड़ा सुधार ला सकती है। तो हमारे साथ बने रहिए और अपने घर परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आज के बहुत ही खास मेहमान से, डॉक्टर योगेश शर्मा। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो दिवा के इस पॉडकास्ट पर। धन्यवाद। योगेश जी, सबसे पहला सवाल करियर को लेकर। बहुत से लोग इस उलझन में रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो हमें बताइए कि कुंडली के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए नौकरी मतलब जॉब बेहतर है या व्यवसाय, और क्या हम ये भी देख सकते हैं कि वह कौन से क्षेत्र या सेक्टर में जा सकते हैं जहां अधिक सफलता मिलने की संभावना हो। डेफिनेटली पूजा जी, देखिए सबसे पहली बात, इस चीज को लेयर बाय लेयर अगर हम डिस्कस करेंगे ना तो लेमैन को भी समझ आ जाएगा, क्योंकि अदरवाइज इसका जो जवाब है ना ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। बात यह है कि कोई इंसान क्या करेगा जिससे उसको लाइफ में पैसा मिले, जिससे उसको लाइफ में एक उसकी अर्निंग कैपेसिटी बने। ये सारी की सारी चीजें बर्थ चार्ट में जो होती है ना, ये काम कारोबार का घर जिसको 10th हाउस बोला जाता है, उससे कनेक्टेड होती है। अब कोई भी इंसान, देखिए एस्ट्रोलॉजी में आज की डेट में क्या है, वी आर इन अ ब्लेस्ड एज, जिसमें आप ऑनलाइन कहीं पे भी जाके बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी टाइप करोगे ना, तो एस्ट्रोलॉजी की नाउ हाउ आपको जानने को मिल जाएगी। तो उससे ये बेसिक नॉलेज लेके लोग किस तरह से अपने बर्थ चार्ट को डिकोड कर सकते हैं कि जब भी सपोज करिए किसी का जो काम कारोबार का लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड जो है, ये अगर किसी के सपोज करिए 5th हाउस से कनेक्टेड होगा, तो उसकी हॉबी अगर उसका काम बन जाए तो ये उसकी लाइफ में उसकी अर्निंग कैपेसिटी को 10x कर देगी। अब सपोज करिए कि किसी का यही जो 10th लॉर्ड है, ये इसके पैसे के घर से 2nd हाउस से कनेक्टेड हो जाए, तो क्या होता है कि ऐसा इंसान अगर फैमिली इनहेरिटेंस को आगे बढ़ाए तो ही कामयाब होगा। हमने रूटीन में देखा हुआ है ना कि कई लोग हैं जो फैमिली के लेगेसी को छोड़ के, इनहेरिटेंस को छोड़ के अपना कुछ करना शुरू हो जाते हैं। सुनने में दिखने में अच्छा लगता है ये, लेकिन अगर उनके ये योग है ना, 10th हाउस जो है 2nd हाउस से कनेक्टेड है, तो ऐसी वजहों से क्या होता है कि जितना ये फैमिली की लिनेज से, फैमिली की लेगेसी से दूर होते जाएंगे, उतना लाइफ में श्रिंक होते जाएंगे। तो इस तरह से बर्थ चार्ट में 12 भाव हैं। कोई भाव बता रहा है कि आपको फॉरेन जाके सेटल होना है, कोई भाव बता रहा है कि आपको हमेशा शादी के बाद ही किस्मत जगेगी, उससे पहले लगा लो जोर, कुछ नहीं होने वाला। कोई भाव बता रहा है कि जब तक आप लैंड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में नहीं जाओगे, यहां उसके अलावा आपको कहीं कामयाबी मिलने ही नहीं वाली है। कोई भाव बता रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में आपकी स्पेकुलेशन पावर, रिस्क टेकिंग एपिटाइट, ये बड़ा जबरदस्त है। ये करोगे तो टिकोगे, नहीं तो टके टके में बिकोगे। सीरियसली बर्थ चार्ट जो है ना, इसको डिकोड करना कोई मुश्किल नहीं है, जैसा मैंने बताया कि एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी को जानने के बाद भी। अब देखिए, कोई भी डिसीजन मेकिंग सही कब होता है, गलत कब होता है।
सही तब होता है जब हमें डिसीजन लेने के टूल्स पता हो। जैसे कि जी आप घर से कहीं जाने के लिए निकले हो, जी तो आपके पास अगर तो जीपीएस मैप है, तो आपके अपनी मंजिल तक पहुंचने की संभावना रूटीन से 2 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। जी लेकिन अगर आपके पास एड्रेस तो है, लेकिन जीपीएस नहीं है, तो एक संभावना बनेगी कि आप शायद अपनी मंजिल पे थोड़ा लेट पहुंचोगे अगर आप पहले वहां पे नहीं गए हुए हो। तो ये जो जीपीएस है ना, इसको आप जन्म कुंडली समझ लीजिए कि जन्म कुंडली जो है ये आपको बताती है कि आप अपनी मंजिल पे 2x स्पीड से बल्कि 10x स्पीड से कैसे पहुंच सकते हो। तो कोई भी इंसान जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, उसके लिए उसके बर्थ चार्ट में सबसे पहले तो नॉर्मली क्या होता है कि रूटीन में एस्ट्रोलॉजर ना कुंडली में नौकरी करने का भाव होता है छठा भाव। जी सिर्फ और सिर्फ उस पे फोकस कर देते हैं। ठीक है, एक हद तक बहुत लिमिटेड लेवल तक ये अप्रोच सही है, लेकिन असल में हमें उसकी नेचर देखनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी देखनी चाहिए। और जी पर्सनैलिटी होती है कुंडली के लग्न असेंडेंट भाव से। उसकी पर्सनैलिटी देखनी चाहिए कि क्या वो किसी के ऑर्डर लेके खुश है, क्या वो किसी के अंडर काम कर सकता है। छठा भाव तो सिर्फ मेहनत करने का है। तो कोई इंसान स्टाफ मटेरियल है कि एंटरप्रेन्योर है। कोई इंसान किसी के अंडर काम कर सकता है कि कोई इंसान किसी का ऑर्डर ले ही नहीं सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आप उसके लगन को स्कैन करिए, झट से ये चीज पता चल जाएगी कि उस इंसान को बिजनेस करना चाहिए कि उस इंसान को नौकरी करनी चाहिए। मैंने अपने करियर में सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा संख्या में लोगों को गाइड किया है, सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में कि कई लोग जो हैं वो नौकरी कर रहे थे, उम्र के 40 साल तक पूरे होने वाले थे, लेकिन वो लाइफ में फ्रस्ट्रेट ही होते जा रहे थे। उस फ्रस्ट्रेशन से निकलने में उनको लगता था कि शायद बेहतर नौकरी में जंप करके ये इस फ्रस्ट्रेशन से निकल सकते हैं। लेकिन जब उनको बताया गया कि भाई आप असल में नौकरी करने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो, आपको तो बिजनेस ही करना चाहिए। बिलीव मी, जी देखिए कोई ऑन ऑफ का स्विच तो इसमें होता नहीं है। इन अ कपल ऑफ इयर्स नौकरी छोड़ने के ना सिर्फ उन्होंने अपनी लाइफ में हैप्पीनेस अटेन की, बल्कि अबंडेंस वाले लेवल को भी छूना शुरू कर दिया। शुरू किया तो जी इस तरह से ब्रॉडली आप अगर हम बर्थ चार्ट की बात करें ना, तो बर्थ चार्ट ये भी बताता है कि अपना काम कर सकते हो या किसी के अंडर काम करके ही सुखी रहो। दूसरे, क्योंकि देखिए किसी के अंडर काम करना ये अपने आप में बड़ा हैप्पी स्टेट में नहीं होती। नौकरी करने का मतलब है नौकर होना। लेकिन कई लोग हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। कई लोग हैं जो लाइफ में कंफर्ट जोन में रहते हुए ही जीवन गुजारना चाहते हैं। तो उन लोगों को बिजनेस करना तो कभी भी सजेस्टेड ही नहीं होता। बिजनेस करोगे रोज रिस्क लेना पड़ेगा। बिजनेस जी करोगे तो आपको बहुत सारे टफ मूवमेंट्स पे भी जाना पड़ेगा, जिसमें कंफर्ट जोन तो बहुत दूर रह जाता है। उस केस में उन लोगों के लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते, नौकरी ही सिर्फ और सिर्फ सजेस्टेड होती है। और देखा गया है कि नौकरी में ये लोग बहुत ग्रोथ भी लेते हैं। जी योगेश जी, करियर से जुड़ा और एक बहुत बड़ा सपना आज के समय विदेश जाकर बसने का होता है, फॉरेन सेटलमेंट का। बहुत से लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं बाहर जाने के लिए। तो क्या कुंडली के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति को विदेश जाकर लाभ होगा या अपने बर्थ प्लेस पर, जन्म स्थान पर रहकर? कई लोग बाहर जाकर भी संघर्ष करते हैं। तो कुंडली में वो कौन सा योग है या प्लेसमेंट है जो ये पक्का करता है कि व्यक्ति को विदेश में ही तरक्की मिलेगी? देखिए सबसे पहली बात कि अभी पिछले एक सवाल के जवाब में मैंने एक हल्का सा हिंट दिया था। मे बी ये सवाल उसी से निकल के आया हो कि क्या विदेश सेटल होना किसी इंसान के लिए हेल्दी है या अपने नेटिव लैंड पे ही सेटल होके वो इंसान जो है अपने जीवन में हाइट्स को अटेन करेगा। इसमें बहुत एक सीधा सरल गणित होता है। वो होता है बर्थ चार्ट के अंदर एक भाव होता है, घर होता है 12वां भाव। ये जो 12वां भाव है ना, ये होता है जन्मभूमि से दूर जाने का। ये जो 12वां भाव होता है, इसको एस्ट्रोलॉजी में लर्नर लैंग्वेज में बोला जाता है लाइफ अमंग न्यू एंड एलियन पीपल। यानी जहां आपके देश के रूल नहीं है, जहां आपके देश की करेंसी नहीं है। तो अगर हम सिर्फ कुंडली के 12वें भाव का संबंध देख लें कि कुंडली के किन भावों से बन रहा है, तो हम बड़ी जी आसानी से बता देते हैं कि किस संदर्भ में ये इंसान विदेश जा सकता है। क्या विदेश जाके जी सेटल हो सकता है? क्या विदेश जाके ये कोई काम कर सकता है? सपोज करिए कि जो 12th लॉर्ड इसका
अगर रिलेशन होगा काम कारोबार के भाव से, 10वें हम्म, भाव से, तो जी डेफिनेटली जब तक ये इंसान विदेश नहीं जाएगा या अपने नेटिव लैंड में रहते हुए विदेशी धन से कोई कांटेक्ट नहीं बनाएगा। अब विदेशी धन से कांटेक्ट कैसे बन सकता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करके। तो उसके बिना ये इंसान को जीवन में कभी भी अबंडेंस नहीं मिल सकती। वो जी अपने जीवन में स्ट्रगल मोड में ही रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि बर्थ चार्ट का एक 9th हाउस होता है हायर एजुकेशन का। अगर ये 12th लॉर्ड से कनेक्टेड होगा तो ये हम्म, इंसान जो है हायर एजुकेशन लेने के लिए विदेश तो जाएगा, वहां से पढ़ेगा, लेकिन पढ़ाई के बाद उसको इंडिया या अपने देश, जिस भी देश का वो है, वहां पे वापस आना पड़ सकता है। तो कोई भी इंसान जी जो है बर्थ चार्ट के अनुसार अगर अपना कोई भी डिसीजन लेगा तो वो डिसीजन ना केवल उसकी एनर्जी बचाएगा, उसके रिसोर्सेज बचाएगा, उसके जीवन में खर्च हो जाने वाले कई सालों को भी बचा सकता है। मैंने बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं जो दाएं बाएं देख के पेयर प्रेशर में आके विदेश चले गए। 7-7, 8-8 बल्कि इससे भी ज्यादा साल विदेश में लगाने के बाद उनको अपने नेटिव लैंड पे वापस आना पड़ गया। या फिर विदेश में एक देश से दूसरे देश स्विच करते-करते जब वो थक गए, फिर उनको वापस आना पड़ गया। और जब चार्ट जी चेक किया गया तो डेफिनिटली उनका जो 12th लॉर्ड था, उसका कोई उनके कमाई के घर से कनेक्शन ही नहीं था। और जब वो इंडिया आए, पहले 6 महीने साल तो फ्रस्ट्रेट रहे, लेकिन यहाँ आके जब उन्होंने कुछ भी काम करना शुरू किया ना, उसमें वो उन्होंने ग्रोथ लेनी शुरू कर दी। तो बर्थ चार्ट को डीकोड किए बिना अगर आप इतना बड़ा फैसला लेते हो ना, देखिए अपने नेटिव लैंड से बाहर जाना ये अपनी जड़ों को उखाड़ने जैसा होता है। जी तो इस डिसीजन को बहुत ही केयरफुली लेना चाहिए। तो अगर बर्थ चार्ट में 12th हाउस, 9th हाउस, 3rd हाउस ये आपके धन के साथ कहीं से भी कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली हम्म, विदेश जाके सेटल होना आप ही के लिए बना है। लेकिन ये सीन सिर्फ इतना सा नहीं है, ये इस सीन के मायने और बड़े हैं जब इन चीजों में हम प्लैनेट्स को ऐड कर देते हैं। विदेश जाने का सबसे बड़ा डिसाइडिंग प्लैनेट होता है राहु। नॉर्मली लोग राहु के नाम से डरते हैं, राहु की जी पूजा करवाते हैं, राहु के उपाय करते हैं, जी राहु की डोनेशंस करते हैं, लेकिन राहु ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसके पास ताकत होती है आपको विदेश लेके जाने की। अगर हम्म, किसी के भी बर्थ चार्ट में राहु हम्म, प्लैनेट कहीं से चैलेंज्ड है, राहु प्लैनेट कहीं से कमजोर है ना, तो उन लोगों को विदेश जाना या विदेश जाके सेटल होना, इसमें बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और खाली यही जी नहीं, इसके अलावा एक और चीज होती है कि विदेश जाके क्या आप अपने एजुकेशन के बेसिस पे सेटल होगे या आप किसी और चीज में सेटल होगे, इसमें भी राहु ही डिसाइड करता है। राहु जिस भी तरह के प्लेनेट के साथ बैठा होगा ना, सपोज करिए राहु जो है ये मर्क्यूरी के साथ बैठा हुआ है, तो फिर आपके जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे ना, डिप्लोमास होंगे, उसके बेस पे विदेश में आप सेटल होंगे। लेकिन राहु यही गुरु के द्वारा कहीं ना कहीं से अफेक्टेड हो रहा है, तो जुपिटर हम्म, आपके सर्टिफिकेट्स नहीं है। जुपिटर जो है ये कहीं ना कहीं से आपका विजडम है। अब विजडम क्या होता है? विजडम जरूरी नहीं है सर्टिफाइड लोगों के पास हो, विजडम अनपढ़ जी लोगों के पास भी होता है। हर बीतते हुए कल के साथ और सयाने होना, बीती गलतियों को ना दोहराना, ये विजडम होता है हम्म, ना। तो जिनके जुपिटर राहु से कनेक्टेड होते हैं ना, ये क्या करते हैं, सर्टिफिकेट जो मर्जी हो, ये अपनी बुद्धि से, विवेक से विदेश में जाके सेटल होते हैं। वहीं अगर जी शुक्र राहु से कनेक्टेड हो तो मैरिज बेसिस पे कनेक्टेड हो, ये बर्थ चार्ट में शो होता है। फिर हाँ मंगल जब राहु के साथ कनेक्टेड होना, ऐसे लोग क्या करते हैं, मंगल नॉर्मली मंगल को लोग ना लेगेसी के साथ जोड़ते हैं। नॉर्मली मंगल को लोग भूमि के साथ जोड़ते हैं, जी लेकिन मंगल हसलर भी है, मंगल जुगाड़ करने वाला प्लेनेट भी है। तो कई लोग हमने देखे, हालांकि मैं इस चीज को ना प्रमोट कर रहा हूं ना वाउच कर रहा हूं, कई लोग आपने जी देखा होगा कि डंकी माध्यम से जाते हैं विदेश में, हाँ तो सुना है इल्लीगल तरीकों से हम्म, विदेश में जाते हैं, उनके ऐसा योग हम्म, होता है, यानी हसलिंग करके जुगाड़ करके नेटिव लैंड से दूर जाके कहीं सेटल हो जाते हैं। हम्म, जी ठीक यहीं पे अगर किसी का चंद्रमा राहु के साथ कनेक्टेड होगा तो क्या हम्म, होता है कि ऐसे इंसान का, और यहाँ पे बाकी योग भी हों, तो ऐसा इंसान ना विदेश जाने को अपना इमोशनल टारगेट बना लेता है। आपने कई लोग देखे होंगे कि विदेश जाना तो चाहते हैं, अभी बात नहीं बन रही है तो वो डिप्रेस तक हो जाते हैं, हम्म, वो अपनी पूंजियां बेच देते हैं विदेश जाने के लिए। अगर उतनी जी पूंजी अपने देश में रह के कहीं पे लगाई हो ना, तो उसके पैसे 2 साल में दुगने हो जाए, लेकिन नहीं, जी विदेश जाना क्योंकि वो इमोशन से जुड़ा हुआ है। ये होता है हम्म, चंद्रमा और राहु जुड़ते हैं। हम्म, ठीक
कहीं Yeah. सूर्य और राहु नॉर्मली ग्रहण योग बनता है, लेकिन अगर विदेश जाने में ये योग कहीं ना कहीं क्लिक कर जाए, तो ऐसे लोग डिप्लोमेटिक सर्विसेज में, सरकार की तरफ से, अपने कंपनी के अपॉइंटमेंट की तरफ से, इस तरह से ये विदेश में जाते हैं और फिर वहां लंबे समय तक रहते हैं, या कई बार वहां पे सेटल होने का भी प्रोग्राम हो जाता है। सर बहुत अच्छे तरीके से आपने राहु के साथ एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप लोग विदेश की यात्रा कर सकते हो और विदेश जाके सेटल हो सकते हो। बट सर कई लोग मानते हैं कि जो राहु देव है और जो केतु देव है वो तो एक राक्षस वर भानु का ही रूप है। तो इस राहु और केतु की दशा में लोग बहुत डरते भी हैं और अपना बैलेंस जो है वो बिगाड़ लेते हैं। तो क्या किया जाए कि उनका जो बैलेंस है वो भी बना रहे और राहु और केतु की दशा में जो लोग गलतियां करते हैं वो गलतियां भी ना हो। जी डेफिनेटली शताक्षी जी, राहु और केतु के बारे में नॉर्मली लोगों के अंदर नॉलेज की जगह पे डर है, और डर जो होता है ना, यही सारे फसाद की जड़ होता है। और राहु केतु इमोशनलेस प्लेनेट है, उनको किसी के डर से या किसी के नॉलेज से भी मतलब नहीं है, वो अपना काम करते रहेंगे। अब अगर डर की बात है ना, आप लाइफ की उदाहरण लीजिए, आपको राहु केतु की कार्य प्रणाली समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि अंधेरा इंसान को डराता है, रोशनी इंसान के डर को दूर करती है। किसी की भी उदाहरण ले लीजिए कि कोई इंसान अपने घर में अंधेरे में है, तो उसको डर नहीं लगेगा। क्यों? उस घर की डेमोग्राफी, उस घर का टेरियन जो है उसको नॉन है कि स्विच कहाँ है, बेड कहाँ है, रसोई कहाँ है, पानी कहाँ है, तो उसको डर नहीं लगेगा। इसके कंपैरिजन में वो किसी बिल्कुल अनजान जगह पे है और वहां पे अंधेरा है, तो उसका मन डरेगा। यानी डर अंधेरे में नहीं था, डर नॉलेज की कमी में था। जिस जगह की नॉलेज है उस चीज का कभी डर नहीं लगेगा। तो राहु केतु की नॉलेज की कमी जो है ना, ये राहु केतु के लिए लोगों को डराती है। और दूसरे, वैसे सारे ही एस्ट्रोलॉजर बहुत लर्नेड होते हैं, लेकिन कुछ, ये हर फील्ड में होता है कि कुछ लोग केवल और केवल डर के नाम पे भी अपना काम चलाते हैं। उस वजह से भी राहु और केतु के बारे में लोगों में बड़ा भ्रम, बड़ा डर फैला हुआ है। तो इसको समझना है ना, तो राहु केतु को आप समझ लीजिए। अभी आप ही ने सवाल में एक चीज बोली कि स्वर भानु राक्षस के जो शरीर के दो हिस्से हैं, एक को राहु बोला जाता है और एक को केतु बोला जाता है। अब अगर माइथोलॉजी को लेके चलो, तो माइथोलॉजी में कौन था स्वर भानु, कैसे उसके शरीर के दो हिस्से हुए? क्विकली जरा मैं एक दर्शकों के लिए इसको बता देता हूं कि जब सागर मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकला, देवताओं में अमृत बट रहा था, तो जो असुरों के एक डोमेन का राजा था स्वर भानु, वो भी इनके साथ बैठ गया, देवताओं के साथ, कि मुझे भी अमृत मिलना चाहिए। और सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को जब ये ऑब्जेक्शन की कि ये स्वर भानु जो है ये राजाओं के कपड़े पहन के राजाओं के बीच में बैठा हुआ है, तो विष्णु जी ने क्या किया, सुदर्शन चक्र से अमृत पीते हुए स्वर भानु का गला काट दिया, क्योंकि अमृत वो पी चुका था, अमर हो चुका था। तो जो सर था वो राहु कहलाया, जो धड़ था वो केतु कहलाया। अब यहाँ पे इससे दो लर्निंग्स निकल के सामने आती हैं। माइथोलॉजी की कहानी सच है या नहीं, हम इसमें नहीं जाएंगे। हर कहानी, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें माइथोलॉजी के रूप में आपको कोई ना कोई लर्निंग देने के लिए बनाई गई है। अब जो राहु है उसके पास क्या है, हमारे सेंसरी सिस्टम के ज्यादातर कनेक्शन, यानी सुनना, टेस्ट करना, सूंघना, देखना और इवन सोचना, जिसको छठी इंद्री बोला जाता है, ये सब राहु के पास है। तो राहु जो है ये हर चीज को एक्सप्रेस कर सकता है। जिनके राहु अच्छे होते हैं वो एक्सप्रेशन बहुत अच्छा देते हैं। राहु आने वाले खतरे की आहट को सूंघ सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है। राहु वो देख सकता है जो कोई नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकता। आपने अपने आसपास कोई ऐसा इंसान देख लीजिए जो समय से आगे सोचता है, वो राहु वाला इंसान है। आप कोई इंसान देख लीजिए जिसका सेंसरी सिस्टम इतना जागृत है कि वो इंसान जो है हमेशा खतरे को एंटीसिपेट कर लेता है, उसका राहु अच्छा है। कोई ऐसा इंसान जो सरकास्टिक है, जो नेता है, जो अपनी बात को ठोक बजा के कहता है, वो राहु है। अब देखिए जरा अपनी लाइफ में से राहु को निकाल दीजिए, हमारे पास जीवन में क्या बचा? राहु इतना ही नहीं है, राहु हमारी कुंडली में हमें एक पर्पस वाइज मिलता है। राहु हमारी कुंडली हमेशा हमें इस तरह से मिलता है कि जीवन में जब भी राहु आता है तो ये हमें जीवन से कुछ लेना सिखाता है। क्यों लेना सिखाता है? कि पिछले जन्म में जिन चीजों की कमियां हम इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड करवा के लेके आए होते हैं, राहु वो इंडिकेटर है
कि ये कमियां भाई तुम लेके आए हो, इस जन्म में मेहनत करके छीन के झपट के कैसे भी आपको वो कमियां अपने पिछले जन्म की दूर करनी है। तो राहु को समझना है ना, तो मैं एक पुराने समय की एड है पेप्सी की, ये दिल मांगे मोर, ये राहु की कैटलाइन बना दीजिए, ये दिल मांगे मोर। राहु है आपकी पिछले जन्मों की प्यास जो इस जन्म में आपने बुझानी है। तो जी। जब भी आपके जीवन में राहु ऑपरेट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं से कोई इंसान जो है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास काबिलियत नहीं है, वो क्या करेगा, राहु के समय में छीना झपटी करेगा, बेईमानी भी कर सकता है। वो राहु के समय में कैसे भी जगत से अपने पिछले जन्मों की ट्रेसेस को बैलेंस करने के लिए चीजें ले सकता है। तो आपने अपने आसपास कोई लोग देखिए जो हमेशा चीजों को जमा करने में ही रहते हैं। अपने आसपास कुछ ऐसे लोग देख लीजिए जो हमेशा सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा ऐसा करते रहते हैं। ये राहु वाले लोग हैं, यानी जिनके राहु एक्सट्रीम में खराब हो जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कई ऐसे भी लोग हैं जिनके राहु अच्छे हैं। ये अच्छा राहु कहां स्विच कर देता है इंसान को? राहु अच्छा कैसे होता है? याद रखिएगा, राहु होता क्या है? अगर एस्ट्रोनॉमिकली बात करें तो राहु क्या होता है? चंद्रमा का जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है ना, जिसमें चंद्रमा अर्थ के आसपास घूमता है, उसके नॉर्थ वाले हिस्से को राहु और साउथ वाले हिस्से को केतु बोला जाता है। तभी अंग्रेजी में इसको नॉर्थ नोड और साउथ नोड भी बोला जाता है। तो राहु जो है ये क्या करता है? देखिए, चंद्रमा से एसोसिएटेड है, चंद्रमा मन है, तो राहु और केतु भी हमारे मन के अंतर मन की वो गहराइयां हैं जो नॉर्मली हम समझ नहीं पाते, लेकिन ये हमारे अनकॉन्शियस, हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट होती है। तो राहु जब भी हमारे जीवन में ऑपरेट करेगा ना, हमारे बिहेवियर को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देगा, हमारा बिहेवियर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। राहु के समय में हम चीजों को माइंड भी जल्दी करना शुरू कर देंगे, ओवर थिंकिंग में भी चले जाएंगे। राहु के फेज में हम मेरे कहते हैं ना, वो एक कहावत है कि अपना हक लेके रहेंगे, साडा हक इत्थे रख। ये कहावत जो है ये राहु के समय में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होती है। जिनके राहु बिल्कुल लो होते हैं ना, वो देखो लाइफ में एक चीज याद रखिएगा, या राहु ऑपरेट होगा या केतु, दोनों इकट्ठे ऑपरेट नहीं होते। केतु भी आते हैं, लेकिन जो चीज जो कुछ है सो मेरा, ये वाली जो फीलिंग है ये राहु की फीलिंग है। राहु जब भी आपके जीवन में बैलेंस होंगे ना, ये आपको छीना झपटी की तरफ नहीं लेके जाएंगे। बैलेंस्ड राहु आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाएंगे। हम हमारे आसपास जितनी भी इन्वेंशंस हुई है ना, ये सारी की सारी जो हैं, ये देखिए इन्वेंशन क्या हुई? नॉलेज ने जब आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, वो इन्वेंशन हो गई। ये राहु होता है। एक प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं अभी, आप दुनिया के किसी कोने में हो, मैं दुनिया के किसी कोने में हूं, ये इन्वेंशन राहु की है। जिस गैजेट्स पे दर्शक हमें देख रहे हैं, वो गैजेट्स राहु के द्वारा दिए गए। तभी राहु को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बिजली से भी जोड़ के देखा गया है, यानी वो चीज जो बिजली की तरह कौंध के दिमाग में आ जाए, ये राहु होती है। राहु की दो एक्सट्रीम समझ लीजिए। आपके आसपास कबाड़, अनऑर्गेनाइज स्पेस, जिसमें से आपको सही सूत्र ही नहीं मिल रहा, वो है खराब राहु। एकदम से आपकी नॉलेज ने झट से आउट ऑफ द बॉक्स सोच लिया और जगत के लिए कुछ क्रिएट कर दिया, वो है अच्छा राहु। जो कुछ है वो मेरा ही है, मुझे दे दो, ये वाली चीजें, यानी होर्डिंग करना, ये राहु है। या बिल्कुल उसी समय पे मैं आपके लिए क्या बेहतर से बेहतर कर सकता हूं, ये अच्छा राहु है। तो अगर आपकी राहु की दशा चली है ना, 18 साल के लिए राहु की दशा होती है। राहु की अंतर दशाएं भी कई बार बहुत लंबी चलती हैं, 2.5 साल तक, 3-3 साल तक भी चलती हैं। तो राहु का जो फेज है ना, ये जब भी लाइफ में आता है, राहु एक राशि में रहेगा 1.5 साल तक तो रहेगा। ये जो फेज होता है ना राहु का, इस फेज में सबसे पहले आपको क्या करना है? राहु भ्रम की स्थिति है, राहु इल्यूजन है। तो राहु के समय में ना आपको चीजें धुंधली दिखती हैं। जैसे धुंध में गाड़ी चलाते हैं ना, और फॉग में गाड़ी चलाने में क्या होता है? सामने बहुत ज्यादा कुछ दिखता ही नहीं है। तो राहु का सबसे बड़ा इलाज है कि बेबी स्टेप्स, एक एक रन लेके अपने स्कोर को आगे बढ़ाते रहो। फिर आगे एक जगह आएगी जहां पे सब कुछ आपको स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपका राहु का फेज चल रहा है, आपको कुछ भी आसपास सोल्यूशन ही नहीं दिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आपको असाइंड है, जो आपसे एक्सपेक्टेड है, रोज उस काम को करिए और पूरा रूल बुक स्टाइल से करिए। और राहु की काट होती है जुपिटर के पास, यानी ज्ञान के पास। शुरू में मैंने अंधेरे से बात शुरू की थी, नॉलेज।
तो राहु के समय में आपके पास गोल्डन विंडो ओपन होती है अपने नॉलेज बेस को बढ़ाने की। नॉलेज बेस बढ़ाते रहिए, आपको राहु के सारे सॉल्यूशन उसी के भीतर से मिलने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं ना कि जब राहु ऑपरेट होता है, भ्रम होता है, कुछ नहीं सोचता। जी। यही राहु जब आपके फिजिशियन डॉक्टर के पास चला जाता है ना, आप डॉक्टर के पास बीमारी लेके जाते हो, डॉक्टर आपके ऊपर तुक्के लगाता रहता है, आपका कभी भी उसको सही से इलाज ही नहीं मिल पाता। कभी वो रिपोर्ट लिख ली, कभी वो टेस्ट लिख दिया। ये होता है कि जब राहु सर चढ़ के बोलता है। तो अभी तभी एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, राहु का जो एक फोर्सफुल इलाज होता है वो मंगल के पास होता है। जिसका भी हम राहु का इलाज करवाते हैं ना, उसके ऊपर हम मंगल को इंजेक्ट करवाते हैं। जैसे कि राहु का एक बहुत अच्छा इलाज है कि चांदी की चौकोर डिब्बी में हनी भर के अपने बेडरूम में रख लो, राहु के बुरे से बुरा प्रभाव ठीक हो जाता है। क्या है ये उपाय? अब शहद क्या है? शहद साक्षात मंगल है। स्क्वायर शेप ये भी मंगल है। अब चांदी क्यों? चांदी है राहु। राहु क्या है? चंद्रमा के नोड्स ही है ना, तो चांदी चंद्रमा। तो चंद्रमा को जब स्क्वायर शेप में उसमें हनी डाल के रखा गया ना, आपके आसपास ऐसा एक माहौल उत्पन्न होता है जिसमें से राहु की जो बुरे कार्य प्रणाली है, ये बुरी से अच्छी वर्किंग की तरफ जाती है। तो रेमेडीज, दिस इज हाउ रेमेडीज वर्क। तो ये होता है राहु। आपको राहु के बारे में आज अगर नॉलेज मिल गई ना, राहु से आप डरना बंद कर दोगे और नॉलेज लेने की तरफ जाओगे। और जब नॉलेज ले लोगे तो आपका राहु एकदम से अच्छा हो जाएगा। दिस इज हाउ राहु। आपने राहु को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने शायद ही किसी एस्ट्रोलॉजर के मुंह से सुनी है। थैंक यू सो मच सर। सर, केतु को कहते हैं कि केतु का कोई सर नहीं होता और उनके पास इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा होती है। तो केतु की हम इंट्यूटिव पावर को कैसे यूज कर सकते हैं कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाए? ओके, देखिए सबसे पहली बात कि इंट्यूशन होती क्या है? इंट्यूशन वो जो बस आपके अंदर घटित हो जाती है। और दिमाग को हम कहां पे कहते हैं कि उसने दिमाग लगाया? जहां पे चीजों को एनालाइज करना हो, जहां पे चीजों को नापना तोलना हो, तो उसी में हम कहते हैं ना दिमाग लगाया। तो केतु के पास दिमाग नहीं है, तो बचा क्या? इंट्यूशन। केतु के पास हाथ तो हैं, पैर तो हैं, तो केतु जब भी ऑपरेट करेगा आउट ऑफ इंट्यूशन करेगा। उसको ना दिख रहा है, ना उसके पास सोचने के लिए कुछ है, ना उसके पास एक्सप्रेस करने के लिए कुछ है। तब भी केतु जो करता है वो आउट ऑफ इंट्यूशन करता है। जैसे राहु क्या था कि मेरा सब कुछ। राहु क्या था? जीवन में जिन चीजों की कमी आप लेके आए हुए हो, वो जगत से आपने अब चीजें लेनी है। लेकिन इसके बिल्कुल 180 डिग्री उल्ट जो केतु होता है, ये क्या करता है? ये होता है आप अपने पिछले जन्म का जो भी एक्सेस बैगेज लेके आए हुए हो ना, ये उसको हल्का करवाता है। आप अपने पिछले जीवन से अगर बहुत सारा ज्ञान लेके आए हुए थे, अब ये केतु क्या करेगा? सबसे पहले केतु को डिटैचमेंट बोला जाता है, तो और ज्ञान लेने की तरफ आपको डिटैच करेगा। मे बी आप टीचर बन जाओ, जो ज्ञान एक्सेस लेके आए हुए हो उसको लोगों के अंदर शेयर करना शुरू कर दो। ये तो हो गई एक चीज। लेकिन ठीक उसी समय पे केतु जो है ना, केतु को ब्लेड या कटर भी बोला जाता है। जहां बैठता है ना, उस चीजों को काट देता है। तो केतु जब भी आपके जीवन में ऑपरेट करेगा ना, केतु को फिजिकल लेवल पे अगर ऑपरेट करेगा तो ये सर्जरी करवा सकता है। केतु अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो केतु जब भी ऑपरेट होता है ना, तो ये जोड़ों की कोई ना कोई दिक्कत देनी शुरू कर देता है। अब किसी 10-15 साल के बच्चे का केतु शुरू होगा, हम उसको जोड़ों की दर्द तो बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें एज ग्रुप भी तो देखना होगा। 50 प्लस का एक केतु शुरू हो जाए, उसको डेफिनेटली जोड़ों में कमजोरी देगा ही देगा। लेकिन 10-15 साल के बच्चे का केतु शुरू होगा ना, उसको पढ़ाई से डिटैचमेंट दे सकता है। यानी किसी भी समय पे जो उस इंसान का एक प्राइम इंटरेस्ट एरिया होता है ना, केतु उसमें डिटैचमेंट देता है। अब सपोज करिए कि केतु किसी एक 20 से 30 साल के एज ग्रुप का शुरू हो गया, तो उसको अपने लव एंड रोमांस से कई बार डिटैचमेंट देगा। कई बार उसको काम से डिटैचमेंट दे देगा कि मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा है। तो केतु को समझना बड़ा जरूरी है। केतु आपका जिस भी एज ग्रुप में एक्टिवेट हो रहा है ना, अब ये केतु डिपेंड करेगा कि आपके बर्थ चार्ट में किस भाव में बैठा हुआ है। अब जो भाव होता है ना कुंडली में, घर जिसको हाउस बोला जाता है, ये होते हैं प्लेग्राउंड, कि कोई भी प्लेनेट वहां पे बैठ के कौन सा खेल खेलने जा रहा है। केतु सपोज करिए शादी के भाव में बैठा हुआ है, तो डिटैचमेंट शादी के प्रति होगी। काम कारोबार के भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे डिटैचमेंट शादी के प्रति नहीं होगी, ये डिटैचमेंट होगी उसकी डेली वर्किंग के प्रति।
फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो ये डिटैचमेंट होगी उसके अपने इमोशंस के प्रति, डिप्रेशन आएगा। लग्न में केतु होगा तो ये इंसान जोन आउट महसूस करेगा, फैमिली में बैठा हुआ है लेकिन अलग से ही उड़ रहा है कहीं, ऑफिस में मीटिंग में बैठा हुआ है ध्यान कहीं और पे है, जोन आउट होना ये होता है केतु जब लग्न में होता है। हर भाव में केतु उस भाव के प्रति डिटैचमेंट देगा। लेकिन भाव क्या हो गया, गेम जहां खेली जा रही है। लेकिन भाव के अंदर एक और एलिमेंट भी तो होता है, वो होता है राशि। राशि क्या होती है, उस खेल के रूल। सपोज करिए कि लग्न में मैंने बोला कि केतु जोन आउट करवाएगा, लेकिन वहां पे राशि कौन सी है, जेमिनाई, मिथुन। हर चीज में जोन आउट नहीं करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ खुद को कम्युनिकेट करने में वो जोन आउट हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर राशि है टॉरस, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी केतु के समय में उसकी। टॉरस होते हैं आपके रिसोर्सेज, तो जहां जहां पे जीवन में रिसोर्सेज इकट्ठे करने के एक्शन है ना, केतु वहां पे जोन आउट हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी ना एक बड़ी फाइन साइंस है, ये हमें हर कदम पे बताती है कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आपका जीपीएस मैप आपके खजाने की तरफ आपको किस तरह से लेके जाना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, उस जीपीएस मैप के साथ खुद को अलाइन करना है। बाकी सारे का सारा खेल जो है, मैं ये देखिए एक और चीज है, एस्ट्रोलॉजी में ना नॉर्मली लोग कहते हैं सब प्री डिसाइडेड है। तो अगर प्री डिसाइडेड है तो हमने ईश्वर की सत्ता को ही एकदम से चैलेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवत गीता से लेके कोई भी पवित्र ग्रंथ फ्री विल को बड़ा महत्व देता है। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल प्री डिसाइडेड नहीं है, एस्ट्रोलॉजी हमेशा एक फ्लो चार्ट है। हमने बचपन में फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं, तो फ्लो चार्ट में क्या होता है, इफ यस गो टू दिस, इफ नो गो टू दिस। जी, यही होता है ना फ्लो चार्ट जो रोम्बस शेप में बनते थे। तो बर्थ चार्ट है ना, ये फ्लो चार्ट है। फ्लो यानी कि देखिए एक ही समय पे एक ही जगह पे सैकड़ों लोग पैदा हुए, क्यों? सभी की डेस्टिनी सेम नहीं होती। क्यों? एक ही बर्थ चार्ट वाला एक इंसान रिक्शा चला रहा होता है और दूसरा इंसान ऑफिसर बन जाता है। योग सभी में मिले, मे बी दोनों ही चार्ट्स में सूर्य बलवान थे, तो एक क्या हुआ, रिक्शे वालों की यूनियन का सरदार बन गया और दूसरा जो था ऑफिसर की यूनियन में हेड बन गया। अब कोई रिक्शे वाला ही क्यों रहा, कोई ऑफिसर क्यों बना, वो उसने डिपेंड किया कि इन दोनों की फ्री विल कैसी थी। तो फ्री विल को जब तक हम नहीं कंसिडर करेंगे ना, हमेशा अपने फलित में कहीं ना कहीं लो जाते रहेंगे। तो हमारे जितने भी काबिल दर्शक इस वार्तालाप को देख रहे हैं, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बर्थ चार्ट पे रिलाई करो, ये डेफिनेटली आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन उतना ही रिलाई अपनी फ्री विल पे भी करो। क्या हो गया, आपका राहु आ रहा है, क्या हो गया आपका केतु आ रहा है, क्या हो गया कि आपका शनि का कोई फेज आ रहा है, आपकी फ्री विल बिल्कुल काबिल है आपको हर झंझट से निकालने। जी, थैंक यू सो मच योगेश जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया राहु के बारे में, और शनि के बारे में आपने कहा कि फ्री विल है, और तो शनि, आप अच्छे कर्म करिए तो शनि से क्यों डरना है। पर फिर भी कई लोग हैं, जैसे ही शनि की 7.5 आती है या फिर शनि की ढैया आती है तो बहुत डर जाते हैं। और लोगों का ये बिलीफ भी है कि जब शनि देव आते हैं तो वो बुरा फल ही देते हैं। इसको हम एस्ट्रोलॉजी में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? देखिए आज की डेट में आप ऑनलाइन सिर्फ SHANI शनि या सैटर्न दबा के, कीवर्ड दबा के जरा सर्च करिए, उतना डाटा ह्यूमन एनोलॉजी पे नहीं होगा, एनाटॉमी पे नहीं होगा जितना शनि पे आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर लोग शनि से डर रहे हैं तो फिर अभी जो कहने जा रहा हूं उसको समझ लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। शनि से डरना भी चाहिए, क्यों डरना चाहिए वो भी बताता हूं। शताक्षी, ये सवाल आपने पूछा तो मैं उदाहरण के तौर पे आप ही का नाम लूंगा। आप इमेजिन करिए, आप अपने वर्क प्लेस पे, अपने ऑफिस में काम कर रही हैं, आपको एक काम असाइंड है कि बाय एंड ऑफ द डे आपने ये काम करना है। अब आप उस समय पे क्या कर रही हैं, आप अपने मोबाइल पे कैंडी क्रश खेल रही हैं और साथ ही साथ आप एक अच्छी सी स्मूदी एंजॉय कर रही हैं। ऑफिस में रिमाइंडर मेल आ चुकी है, आपने उसको स्नूज कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात कि आपके ऑफिस में कोई कैमरा नहीं है, उससे भी बड़ी बात कि कोई देख भी नहीं रहा है असल में आप क्या कर रहे हो। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा स्पेक्ट्रम ब्रॉड कर देते हैं। आपके साथ वाली चेयर पे नीले रंग के कपड़े पहन के शनि महाराज बैठे हुए हैं और चुप करके वो डायरी में लिखते जा रहे हैं आप जो कर रहे हो, राइट? कुछ नहीं कह रहे हैं, आपने स्नूज कर दिया, उन्होंने वो भी लिख दिया।
आपने एक गेम खेली, उन्होंने वो भी लिख लिया। जी। बीच में आपको रियलाइजेशन हुई नहीं यार काम तो करना पड़ेगा, आपने दनादन काम भी किया, उन्होंने वो भी लिख लिया। और फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, बिकॉज शनि इज एन एग्जामिनर, उन्होंने आपको एक मार्किंग दे दी। अब क्या हुआ कि डे एंड हो गया। अब जब डे एंड हुआ तो वो समय था शनि का ढैया आया, या शनि की 7.5। 7.5। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो रिजल्ट आया, क्योंकि जो ढैया या 7.5 होती है, जो पास्ट में आपने किया उसका नतीजा देने का समय होता है। अब शनि आप बताइए उस समय पे कौन सा नतीजा देंगे, आप पास हुए के फेल हुए? ऑफ कोर्स जो सिनेरियो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग तो आप फेल हुए। अब जब ढैया चला, आपने क्या किया, उस शनिदेव को जो नीले कपड़े पहन के बैठे हुए थे तेल देना शुरू कर दिया, उनका चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, उनका मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। क्या उनका नतीजा बदलेगा? शनिदेव रिश्वत नहीं लेते, ये नतीजा नहीं बदलेगा, आप डरो। जबकि आपके डर की जड़ें आपके काम करने में बैठी हुई थी। ठीक उसी समय पे शनि जी के दाईं तरफ एक और सज्जन बैठे हुए थे, वो पूजा जी थी। उन्होंने क्या किया कि डे एंड तक का काम जो है दोपहर 2 बजे पूरा कर दिया। उसके बाद मैं और ऑफिस के लिए बेहतर क्या कर सकती हूँ वो भी अरेंज करना शुरू कर दिया। दूसरी डायरी पे शनि जी उनका भी हिसाब रख रहे थे। अब जब इनकी शनि की 7.5 आई, उन्होंने ये भी रिजल्ट दिया। एक और बात बताइए, क्या इनको अब शनि की ऑफरिंग्स देने की जरूरत है? नहीं। राइट। तो शनि कुछ नहीं करते हैं। शनि जो हैं, जो आपने पास्ट 10-15 साल में किया, 7.5 में उनके नतीजे आएंगे। 7.5 जो होती है हर 30 साल बाद 7.5 साल के लिए आती है। जो बचपन की 7.5 होती है वो क्या करती है, जो पिछले जन्म के संचित कर्मास होते हैं उसके रिजल्ट्स पेरेंट्स के थ्रू बच्चे तक लेके आती है। लेकिन ये 7.5 जो है ये कोई बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होती। हमेशा तीनों 7.5 में सबसे इंटेंस 7.5 होती है जो दूसरी 7.5 होती है, जो नॉर्मली 30 से लेके 40 साल की एज के बीच में आती है। इस 7.5 में अब देखिए, पहले 18-20 साल तो इंसान के लर्निंग में निकल गए, घर के संस्कारों की वजह से, स्कूलिंग की वजह से। अब सारे का सारा काम क्या बचता है, 20 से 30 साल की एज में इंसान ने जितनी इग्नोरेंसेस दिखाई, जितनी प्रोएक्टिवनेस दिखाई, जितना जगत के लिए किया, जितना जगत से लिया, ये सारे का सारा खेल जो है ना यंग एज वाला 20 से 30 साल की आयु के बीच में होता है। इसके बाद जो 7.5 आती है ना, लिटरली ये उसी का रिजल्ट देती है। अब 7.5 के बीच में सिर्फ डिले नहीं होते, इसके बीच में अचानक से होने वाले घटनाक्रम भी होते हैं। एक बात, किसी की 7.5 में एकदम से जॉब चली गई, कंपनी ने ले ऑफ्स कर दिए, ले ऑफ के बाद भीतर उस अकेले की जॉब नहीं गई, जिनकी 7.5 नहीं भी चल रही थी उनकी भी जॉब गई। 150 लोग इकट्ठे ही घर भेज दिए गए। अब उस ले ऑफ में जिसकी 7.5 थी उसके पास 2 ऑप्शन है। उसने इतनी मेहनत की हुई है, अपना इतना ऑरा बनाया हुआ है कि उसको झट से कहीं और से भी नौकरी मिल गई, उसकी मार्केट में डिमांड है। तो 7.5 ने बदलाव करके उसको बेहतर जगह पे भेज दिया। लेकिन सपोज करिए वो इंसान कंफर्ट जोन में ही था, थ्रू आउट उसने कुछ नहीं किया था, ना खुद को अपग्रेड किया था, ना ही उसने मार्केट में इतनी वर्थ बनाई थी कि कोई उसको और हायर कर सके, तो वो बहुत परेशान होगा। तो शनि के उपाय भी हम केवल और केवल कैसे वाले करवाते हैं, जो उपाय उसकी मेंटल फ्रीक्वेंसी को सही करेंगे। शनि के उपाय फिजिकल तल पे हो ही नहीं सकते। फिजिकल तल पे उपाय होते हैं जुपिटर के, जो जीव कारक है, बुध के होते हैं, शुक्र के होते हैं। लेकिन शनि राहु केतु के जो उपाय ना, ये कार्मिक प्लैनेट्स होते हैं, इनके उपाय कार्मिक लेवल पे होते हैं। तभी शनि के उपायों में सबसे पहला, सबसे इंटेंस उपाय क्या कहा जाता है कि भाई अपने से जो दीनहीन लोग हैं ना उनकी सेवा करो, उनके जीवन में रिसोर्सेज क्रिएट करो। शनि का ये बेहतरीन उपाय है कि जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनके लिए कोई ना कोई रिसोर्स बना दो। ये थ्योरी ऑफ कर्मा है। जब आप ये करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके जो अंदर की मैट्रिक्स है ना शनि की, ये अपने आप सही होनी शुरू हो जाती है। लेकिन शनि ग्रह की एक खूबसूरती है कि शनि ना इमीडिएटली खराब रिजल्ट देते हैं, ना ही इमीडिएट इंप्रूवमेंट सिखाते हैं। शनि की इंप्रूवमेंट जो है ना, ये एक तरह से आप ले लीजिए कि लावा की तरह है,
जो होती बड़ी इंटेंस है लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ती है। शनि की जो भी मूवमेंट होती है ये भाप की तरह नहीं होती कि एकदम से प्रेशर कुकर के स्टीम की तरह एकदम से ऊपर आ जाए। शनि जो है बड़ा स्लोली असर करता है और बहुत गहरे से असर करता है। आप जी। शनि को और अच्छे से समझना चाहते हैं ना, तो शनि कर्मा है। कर्मा कर्म क्या होता है? ये नहीं कि हम अगर आज एक पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये हमारा कर्म है। सारे दिन में जगने से लेके सोने तक जो भी जैसा भी आपका समय पास हो रहा है ना, टाइम पास हो रहा है, ये सारे का सारा आपके कर्मा में। शनि जो है साथ में डायरी पकड़ के बैठे हुए हैं, लिखते जा रहे हैं। आप अगर सारे दिन में स्क्रोलिंग ही करते जा रहे हो, वो भी कर्मा ऐड हो रहा है। आप सारे दिन में कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे हो ना, 1-1% करके भी, वो भी कर्मा ऐड हो रहा है। और फिर जब शनि का फेज आएगा ना, जब इन चीजों का हिसाब होगा, या तो आप बहुत थैंकफुल होगे कि मैंने अब जो किया, अब डिटेल मार्क्स कार्ड में उसके रिजल्ट आए, या बड़े परेशान होने वाले हो। तो शनि की सबसे बड़ी तैयारी क्या है कि जो सुबह जगने से लेके रात को सोने तक का समय मिला ना, बीते हुए कल से खुद को 1% बेहतर बना लो बस। ये कर्मा है, ये कर लोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, शनि आपको नीच मिले हुए हैं ना, तो क्या हो गया? नीच शनि ये नहीं कहते हैं कि आपके जीवन में दुख देंगे। नीच शनि कहते हैं आपको और मेहनत की जरूरत है, आपको और स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, जीवन में सिस्टम लाने की जरूरत है। शनि आपको उच्च मिल गए ना, तो भी आप कहीं से भी अपने आप को बहुत अनुकूल नहीं फील कर सकते। उच्च शनि का मतलब है कि अब आपको अपने काम के बीच में बहुत सारी चीजों में बैलेंस बना के रखना है। शनि हर जगह पे जहां पे भी चलेंगे, ये सिस्टम, स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन, जिम्मेदारियां लेना, ये 4 कीवर्ड्स हैं शनि के। इसको याद कर लो, शनि को आपने याद कर लिया। जीवन में अनुशासन बना के रखिए, जहां जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करिए, हर काम में एक सिस्टम बना के रखिए और हर काम का एक स्ट्रक्चर हो जाए। जब ये हो जाएगा ना, तो 7.5 आपके लिए रिवार्ड है। ढैया आपके जीवन को अपलिफ्ट करने वाला फेज है और शनि की दशा आपके जीवन का गोल्डन फेज है। धन्यवाद योगेश जी, बहुत ही अच्छा एनालॉजी दिया आपने सैटर्न के लिए और बहुत मजा आया सुन के। जो एग्जाम्पल आपने दिया है, आई एम वेरी श्योर कि दर्शकों को भी समझ में आया कि शनि के 7.5 और ढैया में क्या वो चीज है जो काम करेगी और क्या चीज काम नहीं करेगी। इसी के साथ अगला सवाल डॉक्टर योगेश जी आपके लिए, ये बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर जीवन में बार बार रुकावट या बाधाएं आ रही है तो कुंडली में हम कैसे समझे, या कुंडली में सबसे पहले क्या देखना चाहिए? जी देखिए, अगर कुंडली में बार बार रुकावट या बाधा आ रही है, तो उसमें सबसे पहला जो एक बेसिक थंब रूल है ना, कि बर्थ चार्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है त्रिक भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। छठा भाव किस चीज का है कि जीवन में हेल्थ की वजह से कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही। छठा भाव खराब होगा तो ये मेहनत खूब करवाएगा, उस मेहनत का रिजल्ट कोई नहीं दिखेगा। छठा भाव खराब होगा ना, तो दाएं बाएं से ऑफिस पॉलिटिक्स, कंपिटिटर्स, लेग पुलिंग, बिना बात के आपके काम में अड़चन डालने वाले लोग, आपसे जलने वाले लोग, या आपका बुरा चाहने वाले लोग, यू विल बी सराउंडेड बाय दीज पीपल, और उसकी वजह से बड़ी अड़चनें आएंगी। या फिर जब भी छठा भाव आपके जिंदगी में एक्टिवेट हो रहा होगा ना, उस समय पे आपके कुछ ना कुछ प्रारब्ध, पेंडिंग कर्मास इस तरह से निकल के सामने आएंगे कि जिन चीजों पे आपका कंट्रोल ही नहीं था। कई बार नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, कई बार अपने परिवार में किसी की बीमारी की वजह से, और कई बार किसी ऐसी सफोकेशन की वजह से जो डायरेक्टली आपको एंटिसिपेटेड ही नहीं थी। उस वजह से आपके जीवन में बहुत सारी अड़चनें आनी शुरू हो जाएंगी। ये अकेले छठे भाव की ताकत है। ये जीवन में जब भी रॉन्गली एक्टिवेट हो जाता है। फिर बात आती है अष्टम भाव की। इसको नॉर्मली मृत्यु भाव भी बोला जाता है, लेकिन लिटरली ये हमेशा मौत यानी वो डेथ नहीं देता। ये किसी ना किसी एक चीज को लाइफ में से हटा देता है। ये आपके जीवन में अचानक से जो भी घटना दुर्घटना होती है ना, ये अष्टम भाव एक्टिवेट होता है। अष्टम भाव को आपके जीवन का पेन एरिया बोला जाता है। वो जैसे मैं देखिए, हालांकि एक सीरियस प्लेटफॉर्म पे कई बार ऐसी बातें करना थोड़ा सा डेविएटिंग हो जाता है, लेकिन मीम्स आज की डेट में हमारी बात कहने का बहुत बड़ा जरिया है। तो अष्टम भाव का मीम क्या है कि ये पेन खत्म क्यों नहीं होता? ऐसे मीम हमने बहुत देखे। तो जिसका पेन खत्म नहीं होता है ना, ये उसका अष्टम भाव बहुत एक्टिवेट हो रहा है। तो अष्टम भाव जब भी आपके जीवन में एक्टिवेट होगा ना, आपको रीजन समझ नहीं आएगा ये हो क्यों रहा है, व्हाई मी। जो इंसान बोलता है ना व्हाई मी, उसकी कुंडली का 8th हाउस एक्टिवेट होता है। फिर होता है 12th हाउस। ये 12th हाउस क्या करता है
कि आप बड़े क्वालिफाइड थे, लेकिन सोशली आपको स्नब कर दिया गया। कहीं ना कहीं आपको इनविटेशन आने बंद हो गए, कहीं ना कहीं आपको लेफ्ट आउट महसूस होता है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझे जब जरूरत है मेरा कोई साथ ही नहीं दे रहा है, या फिर मैं जिस भी काम में हाथ डालूं वो काम मिट्टी क्यों हो रहा है, सोना भी मिट्टी हो रहा है। मैं जिस भी चीज में जाता हूं, अगर अकेला भी दौड़ूं फिर भी सेकंड ही आ रहा हूं, फिर भी फर्स्ट नहीं आ रहा हूं। ये भाव जब 12th हाउस एक्टिवेट होता है तब होता है। तो इस तरह से बर्थ चार्ट में ये जो 6, 8, 12 है ना, ज्यों-ज्यों अपने तरीके से एक्टिवेट होंगे ना, ये किसी भी इंसान के जीवन में हमेशा ऑब्स्टेकल्स, डिलेज, फ्रस्ट्रेशंस और अड़चने लेके आएंगे। और इसके बाद फिर बारी आती है कि इनके साथ कौन सा प्लैनेट जुड़ा हुआ है। 9 ग्रह हैं। इनके साथ जब सूर्य जुड़े होंगे, तो सूर्य क्या होते हैं, हमारा पैम्पर्ड ईगो, हमारा स्वार्थ भी कई बार सूर्य के थ्रू ही सामने आता है। तो सूर्य जब भी एक्टिवेट होंगे और 6, 8, 12 घरों के साथ जुड़े होंगे, सूर्य छठे भाव के साथ जुड़े होंगे ना, ऐसा इंसान हर जगह पे, फैमिली से लेकर वर्क प्लेस तक, अपना ही एक सिस्टम जमाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से लोग इसके बैरी बन जाते हैं। अष्टम भाव में सूर्य होगा तो ऐसे इंसान को नॉलेज की कमी की वजह से बहुत सारी परेशानियां सहनी पड़ेंगी। 12th हाउस में सूर्य होगा तो ये तो सूर्य के लिए मरण करण स्थान होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंसान अपने जीवन का जो भी सोल पर्पस होता है ना, उसके साथ अडैप्ट ही नहीं कर पाता है। और देखिए, एक गाड़ी का पर्पस है सड़क पे चलना, लेकिन उस गाड़ी को उस पर्पस की जगह पे किसी और पर्पस से यूज किया जाए ना, तो वो गाड़ी फिर गाड़ी नहीं रहती, फिर उस गाड़ी के अंदर आइसक्रीमें बिकती हैं, वो एक कह लीजिए कि दुकान बन के रह जाती है। तो इसी तरह से जो हमारी लाइफ का पर्पस है, हमें हमारी आत्मा को पर्पस ही भूल गया ना, तो फिर लाइफ सिर्फ एक टाइम पास बन के रह जाती है। ये होता है कि जब सूर्य जो है ये 12th हाउस से जुड़ते हैं। तो 9 प्लेनेट हैं, तो इस तरह से क्या होता है, हर प्लेनेट का अपना अपना जो कारकत्व है ना, ये जब इन पेन के घरों से जुड़ता है ना, तो उस तरह का पेन एरिया उसकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाता है। योगेश जी, हमको और एक बात बताइए मून से रिलेटेड, कि अगर चंद्रमा को लेके क्या बाधाएं जीवन में आ सकती है? हाँ, देखिए, चंद्रमा सीधी बात है कि मन है। चंद्रमा जो है ये हमारा थॉट प्रोसेस है। किसी भी सिचुएशन में हम रिएक्ट कैसे करते हैं, ये चंद्रमा है। सपोज करिए कि आपको एकदम से ऑफिस से कोई अल्टीमेटम मिल गया कि आपने ये चीज करनी ही करनी है, तो आपका मून आपको 2 तरह की सिचुएशन में डालेगा। पहला है कि करके दिखाती हूं, दिस इज द टाइम टू प्रूव। वहीं खराब मून आपको किस सिचुएशन में डालेगा, मुझसे कहां हो पाएगा, तो बेटर है कि मैं नौकरी छोड़ ही देती हूं। तो एक मून ने आपको चैलेंज एक्सेप्ट करवाया और दूसरे मून ने आपको और समस्या में डाल दिया, जीवन में एक कॉर्नर्ड कर दिया। तो चंद्रमा जब भी आपके जीवन में कोई भी बाधा उत्पन्न करेगा ना, ये आपकी खराब डिसीजन मेकिंग की वजह से या आपको ओवर इमोशनल करने की वजह से होगा। कई लोग आपने देखे होंगे हर दूसरी बात उनके दिल पे लगती है। आपने कई लोग देखे होंगे कि हर बात पे कहते हैं कि आपकी बात ने ना मुझे हर्ट किया है। और ऐसे लोग जो है ना, ये सोशली इनकी पीठ के पीछे इनके बारे में बातें भी बहुत होती हैं, मुंह पे लोग में भी इनकी इज्जत करते हैं। कहते हैं कि आपकी कमाई हुई असली इज्जत वो नहीं होती जो लोग मुंह पे आपकी करते हैं। वो आपसे उस समय डर रहे होते हैं, आपका लिहाज कर रहे होते हैं। असली इज्जत वो होती है जब आप किसी जगह पे नहीं होते, तब आपके बारे में कैसी बातें हो रही हैं, तब आपके बारे में कैसी बातें हो रही हैं। उसमें सबसे ज्यादा योगदान आपके इमोशनल सिस्टम का है कि आप खुद इमोशनली कैसे हो, लोगों को इमोशनली फील कैसे करवाते हो। आप अपने ऑफिस में देखिए, मेरी सर उदाहरण जो है ना वो काम कारोबार से जाके जुड़ती है। क्यों? क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजी को एक कर्म योग के रूप में देखता हूं। तो आप अपने ऑफिस में भी देखिए कि एक ऐसा बॉस है जो आपके साथ इमोशनली भी खड़ा है, जो आपकी पेन एरिया को भी समझता है, और दूसरा बॉस है जो बिल्कुल ही इमोशनलेस है, बिल्कुल रूखा ऐसा इंसान है जिसको आपसे रोबोट या मशीन की तरह काम चाहिए। अब मुझे ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि किस बॉस को आप ज्यादा प्रेफर करोगे। इंसान हमेशा जो आपके इमोशंस को समझे या खुद इमोशनल हो, इंसान उसी को प्रेफर करता है। पिक्चर मूवीज की बात करें तो मूवीज भी वही हिट होती हैं जो आपके इमोशंस के साथ जुड़ती हैं, जो आपके इमोशनल लेवल पे आके बात करती हैं। वो मूवीज जो बिल्कुल ही एक आर्ट फॉर्म होती है, जिनकी इमोशनल लेवल पे कभी नहीं जुड़ती, वो प्रोफेशनली कभी कामयाब नहीं होती। वो सिर्फ क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवीज बन के रह जाती हैं। तो यही चंद्रमा है आपके जीवन में। चंद्रमा कहता है खुद भी अच्छा फील करो और दूसरों को अच्छा फील करवाओ।
और चंद्रमा जब तक अपना आप स्ट्रांग नहीं बनाओगे, आप अपने जीवन में इमोशनल सुर को छेड़ नहीं पाओगे, इतना पक्का है। तो लाइफ में आप देखिए, अगर कामयाबी जो है एक बुके की तरह है ना, जिसमें अलग-अलग रंग के फूल हैं, जी तो आप में उसमें सबसे जो मेजर जो चीज बुके को होल्ड करके रखी हुई है ना, वो चंद्रमा है। चंद्रमा नहीं होगा तो सारे फ्लावर्स, सारी एनर्जीज छिन्न भिन्न हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। कोई जी। ऐसा वर्ल्ड लीडर बता दीजिए जो बिल्कुल इमोशनल नहीं था और लोगों ने उसको लीडर बोला। जो लीडर माइनस इमोशंस है, लोग उसको तानाशाह बोलते हैं, लोग उसको डिक्टेटर बोलते हैं। अगर सच में लीडर कहलाना है तो लीडरशिप क्वालिटीज के साथ किस चीज का होना जरूरी है? चंद्रमा का, यानी इमोशंस का। तो इमोशंस। अपना इमोशंस को पकड़ लीजिए, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जीवन भर कामयाबी आपसे दूर नहीं भागेगी। जीवन में कभी अड़चने आएंगी, लेकिन आएंगी कब, आके निकल गई। और कैसे निकलेंगी? खाली आप नहीं निकालोगे। जो अगर आप इमोशनल तल पे चंद्रमा को क्वालिफाई कर रहे हो ना, तो आपकी सहायता करने वाले 20 लोग आ जाएंगे। आपको प्रॉब्लम से निकालने के लिए 2 हाथ नहीं 20 हाथ आएंगे। तो आप कभी भी अपने आप को कॉर्नर्ड या कभी भी प्रॉब्लम में फंसा हो नहीं पाएंगे। जरूरत एक ही बात की है कि बस अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग रखो। योगेश जी, चंद्रमा के लिए कोई उपाय भी बता दीजिए साथ साथ। देखिए, चंद्रमा के लिए यूं तो बर्थ चार्ट के अनुसार उपाय होते हैं। जहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ है, इनको कंबाइन करके ही उपाय होता है। लेकिन फिर भी चंद्रमा के एक तो जनरल उपाय है। और जनरल उपाय क्या है? जब चंद्रमा पूर्ण होते हैं। कब पूर्ण होते हैं? पूर्णिमा पे, फुल मून पे। तो फुल मून पे कच्चे दूध का जो अर्घ्य है वो चंद्रमा को देना चाहिए, जैसे सूरज को जल दिया जाता है। ये चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का जबरदस्त उपाय है। चंद्रमा का दूसरा उपाय है, देखिए चंद्रमा मन भी है, लेकिन चंद्रमा भोजन भी है। चंद्रमा एडिबल्स भी होते हैं। तो नो मून डे पे जब चंद्रमा है ही नहीं, तो ईडेबल्स लेके, राशन लेके, आटा दाल चावल वगैरह, ये किसी होमलेस को दे दिए जाएं, किसी दिहाड़ीदार को दे दिए जाएं, किसी गरीब को दे दिए जाएं। ये चंद्रमा का बेहतरीन उपाय है। और तीसरा चंद्रमा का जबरदस्त उपाय है ओम नमः शिवाय का जप करना। चंद्रशेखर भगवान शिव की फोटो, यानी शिव जी की वो फोटो जिसमें उनके माथे पे चंद्रमा विराजमान है, ये अपने पूजा स्थान पे लगाइए और उनके सामने बैठ के रोजाना आप 2 से 5 मिनट के लिए इंटेंसली बिना गिने हुए ओम नमः शिवाय का जप करिए। बहुत दिखने में सरल उपाय, लेकिन इतना इंटेंस उपाय है कि इस उपाय के बाद आपको विद इन 40 डेज अपने मन की संतुष्टि के रूप में, अपने इमोशनल बैलेंस के रूप में, पब्लिक से मिलने वाली नर्चरिंग सपोर्ट के रूप में, आपको हमेशा चंद्रमा के बेहतर नहीं, बेहतरीन रिजल्ट्स दिखाई देने शुरू होते हैं। जी, थैंक यू योगेश जी, बहुत अच्छा उपाय बताया आपने चंद्रमा का। और हमारे व्यूअर्स ने नोट कर लिया होगा कि चंद्रमा कैसे स्ट्रांग बनाया जाता है। तो अगला सवाल योगेश जी, कंपैटिबिलिटी यानी गुण मिलान के ऊपर है। आज के दौर में गुण मिलान कितना प्रासंगिक या एप्लीकेबल रह गया है? और हमने ये भी देखा है कि 36 में से 36 गुण भी मिलने के बाद शादी चलने का कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में एस्ट्रोलॉजी के जरिए पार्टनर की रियल कंपैटिबिलिटी को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं? और एक सवाल इसके साथ कि क्या गुणों के अलावा भी कुछ ऐसे सूत्रास हैं जिससे हमें कुंडली में लगा के देखना चाहिए? जी, डेफिनेटली। देखिए, गुण मिलान जो होता है ना, जिसको हम अष्टकूट स्कोरिंग बोलते हैं, ये जी। टोटल गुण मिलान का टोटल 15 या 20% से ज्यादा नहीं है। गुण मिलान जो है, ये अपने आप में एक बहुत इंटेंस चीज होती है। अब बहुत ज्यादा डैमेज ये चीजें तब हुई जब ऐप बेस्ड एस्ट्रोलॉजी आ गई, या एस्ट्रोलॉजी जो है वो जनमानस तक किसी ना किसी तरह से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के रूप में पहुंच गई। उसमें क्या हुआ कि पंडित जी की जरूरत ही कम हो गई। हमने ऐप में से गुण मिलाए, 36 में से 18-20 गुण मिले, चलो जी शादी कर लो, और शादी के महीने बाद ही हम आपके हैं कौन? ये परेशानियां आनी शुरू हो गई। क्योंकि हमने क्या किया, 15-20% से ज्यादा कुंडली तो मिलाई ही नहीं। पंडित जी जब कुंडली देखते हैं, वो खाली ये नहीं देखते, 20 और एंगल होते हैं। कुंडली में शादी का भाव 7वां भाव होता है। 7th लॉर्ड की परस्पर क्या पोजीशन है, उसके अलावा किसी भी इंसान के बर्थ चार्ट में उसकी डिसीजन मेकिंग या उसका इमोशनल बैलेंस कैसा है, अभी जो चंद्रमा की हमने बात की। अब देखिए, किसी के 36 में से आपस में 36 में से 28 गुण मिल गए, बहुत अच्छी स्कोर है ये, क्या शादी कर लो। लेकिन शादी के बाद हमने क्या देखा कि जो लड़का है उसकी कुंडली में चंद्रमा केतु अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में है। ये इमोशनल इम्बैलेंस के लिए बड़ी इंटेंस सिचुएशन है।
और ठीक उसी समय पे लड़की की कुंडली में लग्न में सिंह राशि के सूर्य हैं और साथ में बृहस्पति भी है। ओ माय गॉड, ये मैचिंग कैसे हुई? ये मैचिंग कैसे हुई? क्यों? क्योंकि इस समय पे लड़का बहुत ही ज्यादा डरने वाला, हेलुसिनेशंस वाला या चिड़चिड़ा नेचर वाला बनेगा और जो अपने कहीं पे भी अपनी फीलिंग्स को दिखाएगा नहीं, वो रिश्तों को लेके पॉजेसिव नहीं, ऑब्सेसिव तक हो जाएगा। और ठीक उसी समय पे लड़की की कुंडली इतनी ज्यादा लाउड होगी कि जो किसी के द्वारा अपने आप को समझाया जाना कभी भी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। उस लड़की को आपने सिर्फ इतना भी बोल दिया ना कि कल सुबह 5 मिनट जल्दी उठ जाना, वो इस बात पे भी कहीं ना कहीं विस्फोटक हो सकती है क्योंकि उसको समझाया जाना पसंद नहीं है। तो ऐसे केसेस में हमें चार्ट वैसा चाहिए होता है जो उस चार्ट को एब्जॉर्ब कर ले। गुण मैचिंग तो सिर्फ इतना है कि इन दोनों की ट्रेड्स कहीं ना कहीं अगर आपस में डिफरेंस हो जाएं तो उस डिफरेंस को सुलझाने लायक बेसिकली है। डिफरेंस होगा या डिफरेंस होगा ही नहीं, ये कभी ये नहीं बताते। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा कि थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया ना तो ये 2 मिनट में पंचायतें बैठ जाएंगी। 2 मिनट में ये लोग जो हैं आपस में सेपरेशन का भी कंसेंसस बना सकते हैं। तो बर्थ चार्ट को अगर देखना है ना तो हमें ये देखना है कि क्या नेचर आपस में मिलती है, क्या फिजिकल कंपैटिबिलिटी जो शादी का एक बहुत मुख्य पार्ट होता है ये आपस में मिलता है। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इन दोनों के जीवन में जो इमोशनल क्वोशेंट है क्या वो आपस में मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो फिर गुण मिलान की तरफ जाओ। फिर आती है गुण मिलान की बारी। इन चीजों को देखे बिना हम सिर्फ गुण मिलान में चले जाएंगे तो आप एक तरह से देखिए कि आप रेलवे स्टेशन पे जाके पूछ रहे हो कि मुझे अच्छी ट्रेन की टिकट दे दो, तो टिकट काउंटर पे आपसे सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाएगा, भाई जाना कहाँ है? तो ये उतना ही सच है कि अगर आप सिर्फ अष्टकूट के बेस पे गुण मिलान कर लो, ये एक अधूरा सच बन जाता है और इसी की वजह से एस्ट्रोलॉजी या गुण मिलान से लोगों का विश्वास उठ जाता है। दरअसल गुण मिलान गलत नहीं था, टूल्स कभी गलत नहीं होते, गलती होती है टूल्स को यूज करने के लिए। तो मैंने जैसे शुरू में भी एक चीज बताई थी कि ज्यादातर जो दिक्कतें होती है ना नॉलेज की कमी की वजह से होती है। और नॉलेज क्या होती है कि नोइंग द टूल्स, आपको टूल्स पता होने चाहिए, लेकिन गड़बड़ एक और जगह पे भी होती है, वो होती है रॉन्ग यूजेज ऑफ टूल्स। टूल्स आपके पास हैं लेकिन उनको सही से आप यूज नहीं कर पाए। आप बंदूक के नली की जगह पे बट आगे करके बट को मार मार के लड़ रहे हो तो फिर तो आपके हाथ में बंदूक देने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो आपके हाथ में डंडा देना चाहिए था। तो अष्टकूट को अगर लोग इस तरह से यूज कर रहे हैं ना तो डेफिनेटली ये खुद को भी हर्ट करेगा, जिसका चार्ट मैच कर रहे हो उसको भी हर्ट करेगा और इवेंचुअली विद्या से लोगों का विश्वास होता है। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, ऑन रिलेशनशिप इन जनरल। जैसे रिलेशनशिप विद अदर्स जो हमारे होते हैं, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, रिश्तेदार, ऑफिस के लोग, अगर किसी से रिश्ता बार बार झगड़े में या तनाव में हो रहा है तो ज्योतिष के हिसाब से इसको कुंडली में कैसे देखना चाहिए? कोई स्पेसिफिक ग्रह होता है जो जिम्मेदार होता है? जी डेफिनेटली एक स्पेसिफिक ग्रह नहीं होता है, लेकिन जब भी किसी भी इंसान के लगातार अपने परिवार में, अपने कुटुंब में या अपने डोमेन में लोगों से झगड़े होते जा रहे हैं तो इसको 2 तरीके से देखना चाहिए कि इंसान एक अपनी जगह पे है, अलग-अलग जगह पे कहीं पे भी उसके संबंध समाने नहीं हो रहे हैं, हर दूसरी जगह पे उसकी लड़ाइयां हो ही रही हैं, तो फिर लोगों में नहीं कमी है, फिर उस इंसान के अपने चार्ट में कमी है। कहाँ पे चार्ट में कमी है? मे बी उसका लग्न खराब है, वो मंगल और राहु के द्वारा बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, जिसकी वजह से उसके स्वभाव में पेशेंस की कमी आ चुकी है, जिसकी वजह से उसके स्वभाव में कहीं ना कहीं ऐसी लाउडनेस आ चुकी है कि लोग उसको अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक और चीज हो सकती है, वो ये हो सकती है कि उसके बर्थ चार्ट में उस समय पे कुछ ग्रहों की दशा अंतर दशा ऐसी चल रही है कि जो उसको उस समय पे इनअडेप्टेबल बना रही है। सिर्फ इन 2 लेवल्स का भी हम ख्याल रख लेंगे ना, अगर किसी भी इंसान के बर्थ चार्ट में उसकी पर्सनैलिटी का भाव यानी जो लग्न भाव एसेंडेंट होता है, ये कहीं ना कहीं ऐसे लाउड ग्रहों से पीड़ित है, सपोज मंगल से पीड़ित है, सपोज राहु से पीड़ित है, तो राहु मंगल वगैरह की उसके हाथ से चीजों को डोनेट करवा दो। उन प्लैनेट्स की एनर्जी जब उस इंसान के हाथ से निकलेगी ना डोनेशन के थ्रू, तो उसकी वो जो लाउड एनर्जी है ना वो भी साथ में डाइल्यूट होगी। लाउड एनर्जी जब डाइल्यूट होती है तो वो इंसान एक अडेप्टेबल एक्सेप्टेबल बिहेवियर में आ जाता है
और ये हमेशा होता है रेमेडीज के थ्रू। इसी लाइन ऑफ एक्शन की हम चर्चा करते हैं या इसी तरह की लाइन ऑफ एक्शन अपनाते हैं। और दूसरे, उस समय पे अगर किसी ऐसे खराब प्लेनेट की अंतर्दशा वगैरह चल रही है, तो भी उस समय पे जो बेहतरीन से बेहतरीन उस प्लेनेट की डोनेशन होती है ना, वो करवा दी जाए, तो उस इंसान के बिहेवियर में या उस इंसान के ऑरा में, कई बार क्या होता है कि बिहेवियर हमारा खराब नहीं होता, प्लैनेट्स की वजह से हमारा ऑरा वीक हो रहा होता है। आप ऑरा को और अच्छे से जानना चाहते हो ना, आप एक परिस्थिति इमेजिन करो कि आप एरोप्लेन में या ट्रेन में कहीं पे जा रहे हो, आपके साथ कोई ऐसा पैसेंजर आके बैठा जिसने कुछ भी नहीं बोला, वो आपकी लाइफ में कहीं पे भी वो प्रिक नहीं कर रहा है, इंटरफेयर नहीं कर रहा है, लेकिन उसका साथ बैठना, जस्ट हिज और हर एग्जिस्टेंस इज मेकिंग यू अनॉयड, तो ये उसका ऑरा खराब होता है। ठीक उसी समय पे कोई ऐसा को पैसेंजर भी आके बैठ जाता है जिससे आपका बात करने का दिल करता है, आपको एकदम से रिलीव्ड फील होना शुरू हो जाता है। अपने ऑफिस में देख लीजिए ना कि कई ऐसे आपके कोलीग्स होते हैं कि जब भी आते हैं आपका दिल करता है वो विश करें, आप उनको विश करो, उनके साथ कोई ना कोई बात हो, ये ऑरा की बात होती है। कई ऐसे होते हैं बेचारे अच्छे भी हो तो हमें अच्छे, तो प्लैनेट्स कई बार हमारा ऑरा खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से फसाद, झगड़े, ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो बेसिकली अगर हमारे लोगों के साथ संबंध खराब हो रहे हैं ना, तो इन 2 कारणों पे भी अगर हम सिर्फ ध्यान दे दें ना, तो लाइफ के 70% तक जो फसाद है ना, वो इमीडिएटली सॉर्ट हो जाते हैं। जी, थैंक यू योगेश जी। ओके, तो सर आपने अभी एनर्जीज के बारे में एक्सप्लेन किया और ऑरा के बारे में एक्सप्लेन किया। अगर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो जब कोई मांगलिक होता है जिसका मंगल दोष होता है या फिर कुंडली में काल सर्प दोष होता है, ये भी एक एनर्जी पैटर्न को शो करता है या ये किसी तरह का कर्स है? शताक्षी जी, पहली बात तो ये है कि किसी भी इंसान के बर्थ चार्ट में जो काल सर्प दोष होता है, काल सर्प दोष, ये मैं ऐसी बात करने जा रहा हूं जो रूटीन के थोड़ा सा डिफरेंट है कि एस्ट्रोलॉजी में काल सर्प दोष का कहीं पे भी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। सो ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, इसके जगह पे मंगल की वजह से, शनि की वजह से एनर्जी पैटर्न डेफिनेटली, राहु की वजह से एनर्जी पैटर्न जो है वो डिफरेंट होते हुए देखे गए हैं। लेकिन अगर हम अपनी चर्चा को काल सर्प दोष पे लाके केंद्रित करेंगे ना, तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज मैं जो भी बातें कर रहा हूं, आज मैं आपसे जो भी अपनी फाइंडिंग्स शेयर कर रहा हूं, वो सारी की सारी स्क्रिप्चर्स में है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। तो स्क्रिप्चर्स में कहीं पे भी काल सर्प दोष का कोई भी विवरण नहीं है। 1985 में मिस्टर बीवी रमन, जो एस्ट्रोलॉजी के पितामह माने जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन तब आती थी, शायद आज भी आती है, उन्होंने तब, क्योंकि तब क्या था, कोई ब्लॉग्स नहीं होते थे, कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो एस्ट्रोलॉजर का एक दूसरे से फाइंडिंग शेयर करने का एक ही तरीका होता था, या तो कोई फिजिकल कॉन्फ्रेंस की जाए या एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन के थ्रू अपनी फाइंडिंग्स को शेयर किया जाए। तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में डाला कि मैंने कुछ चार्ट्स पे काम किया जिसमें सारे प्लेनेट राहु और केतु के बीच में आ जाते थे, तो उनकी लाइफ में स्पेशल पैटर्न बन रहा है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर से अनुरोध करता हूं कि सभी अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने अपने वर्किंग एरिया में इस चीज को चेक करें। तो कॉमन हम फाइंडिंग के लिए, अपनी रिसर्च की सुविधा के लिए इस योग को नाम दे देते हैं काल सर्प दोष। तो उसमें क्या हुआ कि उसके बाद बीवी रमन जी एकदम से विड्रॉ करके राइटिंग करना, कई बहुत खुराफाती एस्ट्रोलॉजर्स ने इसको उनके द्वारा दिया गया एक नॉर्म बना दिया कि जी काल सर्प दोष होता है, और ये लोगों के बीच में इतना ज्यादा प्रचलित हो गया क्योंकि डर की दुकानदारी थी कि आज की डेट में नासिक उज्जैन में इसकी पूरी इंडस्ट्री चल रही है। काल सर्प दोष दूर करवाने के गोल्ड पैकेज, सिल्वर पैकेज, प्लैटिनम पैकेज, काल सर्प दोष के पेंडेंट्स बिक रहे हैं अमेज़न पे। इतनी सारी चीजें काल सर्प दोष की आ गई हैं कि एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी हो गई है उस दोष की, जिसके किसी भी स्क्रिप्चर में कोई भी वर्णन ही नहीं है। मैंने, देखिए, किसी भी चीज को ऐसे ही कंडेम नहीं करना चाहिए। मैंने करीबन 167 या 168 कुंडली पे 2006 में इसके ऊपर डीप रिसर्च की थी, और मैंने एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंसेस में अपनी वो उस रिसर्च को दिया भी था, और बहुत सारे लोगों ने इसको एडमायर भी किया था। वो रिसर्च क्या थी कि उसमें आधी कुंडलियां थी नॉन काल सर्प दोष वालों की और आधी कुंडलियां थी काल सर्प दोष वालों की, और दोनों के लाइफ पैटर्न में राहु केतु के आने के बाद सेम ही पैटर्न रहा। और फिर काल सर्प दोष वालों की कुंडलियों में आधे लोग ऐसे थे जिनकी लाइफ में बहुत एस्केलेशन हुई,
और आधे लोग ऐसे थे जिनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें खराब हुई। तो जो फेवर में थे तो उन्होंने कहा जी ये फलाना कालसर्प दोष होता है जिसमें इंसान को अपलिफ्टमेंट मिलती है, ढिमकाना कालसर्प दोष होता है जिसमें इंसान को स्ट्रगल मिलते हैं। जबकि असल में क्या था कि हम सही चीज से अपनी नजरें ही हटा रहे थे। असल जी। चीज थी सिर्फ राहु केतु के पैटर्न को पकड़ना, जो मैंने अभी राहु केतु के फेज में आपको बताया था। सिर्फ उस पैटर्न को पकड़ लो, काल सर्प दोष नाम की चीज नहीं होती है। हाँ, हमारा एनर्जी पैटर्न जो है ये मंगल और बाकी प्लैनेट्स के वजह से डिसाइड होता है। मंगल जब भी हमारी पर्सनैलिटी को डिसाइड करेंगे ना, मंगल प्लैनेट क्या है, एक राशि में 45 दिन लगाते हैं, राइट? लेकिन कभी भी नपे हुए 45 दिन नहीं होते। जैसे सूर्य के हमें पता 30 दिन में राशि चेंज करेगा। मंगल अभी रिसेंटली कर्क राशि में था, 6 महीने कर्क राशि में रहा, उसके बाद 20-20 दिन में राशियां चेंज करके जो पूरा 12 राशियों का जो एवरेज आई वो पूरी 45 दिन आई। तो मंगल की जो गति है फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग। तो मंगल जब भी हमारी पर्सनैलिटी के घर को प्रभावित करेगा ना, हमारी पर्सनैलिटी फ्लक्चुएटिंग बनेगी। एकदम से आप जिम की मेंबरशिप ले लोगे, शूज ले लोगे, ट्रैक सूट ले लोगे, 7 दिन बाद जिम जाना बंद, जॉगिंग करना बंद। ये होता है मंगल जब आपकी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है। मंगल जिम्मेदारियां लेता है, तो मंगल आपकी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करेगा ना, आपका ऑरा ऐसा होगा कि आप घर में सबसे छोटे भी हो ना, सारे काम आप ही को बोले जाएंगे, सबसे बड़े हो तो भी सारे काम आप ही को बोले जाएंगे। यानी मंगल जब आपकी पर्सनैलिटी को पकड़ते हैं ना, आपका ऑरा बन जाता है जिम्मेदार इंसान का, इससे पूछे बिना कुछ नहीं करना है। ठीक वहीं पे बुध जब आपकी पर्सनैलिटी को पकड़ते हैं तो आप अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर पाते हो, दिल की बात कभी दिल में नहीं रखते हो। पर्सनैलिटी को बुध डिपिक्ट करेंगे ना, आप अपनी आयु से छोटे दिखोगे। हंसी मजाक करना, हर बात में जुवेनाइल नेचर का होना, ये बुध करवाते हैं। वहीं बृहस्पति जब आपके ऑरा को डिपिक्ट करते हैं ना, तो ऐसे इंसान जो है ना सयाने सयाने दिखते हैं, एज वाइज नहीं, हर बात में उनके ज्ञान झलकता है। वहीं राहु जो है आपको मिस्टीरियस बनाएंगे, केतु आपको डिटैच बनाएंगे, शनि आपको अपनी उम्र से बड़ा दिखाएंगे, हर काम को बिल्कुल बूंद बूंद करके करने वाला इंसान। शुक्र जो है, हाँ शनि यस, शुक्र जो है ये आपके लिए हर काम को करिश्मा बनाएंगे, लग्जरी बनाएंगे, स्टाइल बनाएंगे। यानी ऐसे लोग जो हैं ये काम के भीतर भी ब्रांड्स आगे रखेंगे, दिखावा आगे रखेंगे। आज की मैं जनरेशन की भाषा में बात करूं कि स्नैपचैट पे भी अपने काम की फोटो डालेंगे जिनकी पर्सनैलिटी को जो है वो शुक्र डिपिक्ट कर रहे हैं। यानी ये इनकी पर्सनैलिटी के अंदर ग्लैमर दिखाना, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अपना एक स्वैग दिखाना, ये शुक्र करवाता है। और ठीक वहीं पे अगर सूर्य होंगे तो अपने आप को बॉस दिखाना, अपने आप को कंट्रोलर दिखाना, चंद्रमा होंगे तो अपने आप को केयर टेकर दिखाना, नॉरिशर दिखाना, ये सारी चीजें होती हैं। मैंने तो बड़ी ब्रैकेट में बात की, इसको आगे आप खोलते जाओगे तो एक परत दर परत हर प्लेनेट की 100 चीजें और निकलती चली जाएंगी। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को जब प्लेनेट कंट्रोल करते हैं ना, तो इस तरह से ये आपकी पर्सनैलिटी को बदल देते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से सभी प्लैनेट्स के बारे में एक्सप्लेन किया कि वो लग्न को कैसे प्रभावित करते हैं। तो सर 2026 में आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसे स्पेशल रेमेडी बता सकते हैं जो उनकी लाइफ में और आगे आने वाले 2026 के लिए हेल्पफुल हो? जी डेफिनेटली। देखिए 2026 एक महीने में बड़ा विशेष है। वो किस लिए विशेष है कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं, द प्लैनेट ऑफ विजडम, ये अतिगामी है, यानी हाईली एक्सेलरेटेड स्पीड पे चल रहे हैं। यूं बृहस्पति जो है वो एक राशि को 1 साल में पार करते हैं, लेकिन अभी बृहस्पति क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सी मूवमेंट है कि एक राशि में फटाफट से पूरी राशि पार करके अगली राशि में चले गए, फिर से रेट्रो होके बैकवर्ड होके पिछली राशि में। तो 2026 में बृहस्पति 1 नहीं 2 नहीं 3 राशियों को टच करने वाले हैं। जेमिनाई में अभी हैं, बाद में ये कर्क में चले जाएंगे और नवंबर दिसंबर में ये लियो में भी होंगे। तो इस बृहस्पति की एनर्जी को 2026 में अपने अपने तरीके से जितना अच्छे से आप यूज कर सकते हो ना, वो कर लो। इस समय पे आप मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप देख ही रहे हो मेटल्स के प्राइसेस कहां पे जा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए मेटल्स में जरूर इन्वेस्ट करिए। दूसरे, आपका जो भी डोमेन है, आपका आयु वर्ग 20-30 साल है, आपका आयु वर्ग 40-50 साल है, मैटर ही नहीं करता। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज को इस समय में अपग्रेड करिए। इस समय में दुनिया के 800 करोड़ की आबादी है, हर इंसान के लिए नॉलेज लेने के रास्ते बहुत सारे खुले हुए हैं। तो इस समय में किसी एक फील्ड में डिसाइड कर लीजिए और उस एक फील्ड में पिछले सालों से बेहतर बन जाइए।
और साथ ही साथ में इस साल में जितने भी महीने हैं उसमें 3 तिथियां याद रखिए, अमावस, पूर्णिमा और संक्रांति। अमावस जिस दिन चंद्रमा नहीं होते हैं, पूर्णिमा जिस दिन चंद्रमा पूरे होते हैं, और संक्रांति जो मिड ऑफ द मंथ में करीबन आती है जिसमें सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। इन तीनों दिनों में एडिबल्स, बना हुआ भोजन या कच्चा भोजन जिसको राशन या ग्रोसरी भी बोला जाता है, ये जरूरतमंदों को डोनेट करिए। अगर आपको जरूरतमंद अपने एरिया में नहीं मिल रहे हैं तो जैसे ये क्विक कॉमर्स ऐप्स होती है ना, कि जिसमें आप ऑर्डर करते हो ऐप पे और आपके घर में सामान देने आ जाते हैं, उन्हीं को, वो भी तो दिहाड़ीदार लोग हैं, सामान लेके उन्हीं को बोल दीजिए भैया आप ले जाओ। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा तरीका है अपने प्लैनेट्स को अच्छे से एक्टिवेट करने का। तो इन 3 चीजों का ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट का, नॉलेज अपग्रेडेशन का और चैरिटी का। ये 3 चीजें आप करेंगे ना, तो जब 2026 खत्म हो रहा होगा ना, डेफिनेटली मैं नहीं बोलूंगा, आप भी नहीं बताएंगे, आपकी बैलेंस शीट आपको बताएगी, आपके रिलेशंस आपको बताएंगे, आपकी हेल्थ आपको बताएगी कि 2026 आपके लिए कैसा था। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस द वंडरफुल रेमेडीज। और जैसे कि सबको पता है कि सर ने जो रेमेडीज दी हैं और वो बहुत ही सिंपल है, और सर ने वो रेमेडीज भी दी हैं कि अगर आप बाहर रहते हो, आउट ऑफ इंडिया रहते हो और आपको वो उपाय कर रही हैं, तो आप जो डिलीवरी गाय है उनके थ्रू भी आप अपने उपाय कर सकते हो। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और आपने इतनी इंफॉर्मेटिव जो अपना इंफॉर्मेटिव वे में एक्सप्लेन किया सारा कुछ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन, और जल्दी आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी किसी और विषय पे। और अगर आप थैंक यू सो मच। और अगर आपको एस्ट्रो डिवास का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हम आपको अगले एपिसोड में जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया जी।